गुस्सा साफ झलक रहा था। वो खुद से बोला, इस बात में कितनी सच्चाई है ये मुझे खुद पता करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही मान ने अपनी जीप घुमाई और वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर गीत बाथरूम से नहाकर बाहर तो आई तो देखा पम्मी खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ गीत को देखकर रानू और सुमन की आंखों में संतोष और स्नेह झलक रहा था। पूरे घर में गीत की वापसी की रौनक थी और अब जब वो सूट पहनकर बाहर आई तो सच में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। भीगे बाल, कानों में झुमके और मासूम सी मुस्कान, जैसे पूरे घर की धड़कन बस उसी पल में ठहर गई हो। पम्मी ने उसे आवाज दी, गीत चला बेटा खाना खा ले। गीत ने नटखट मुस्कान के साथ कहा, पहले मैं दारजी से माफी मांग कर आती हूँ, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। और सीढ़ियां फुर्ती से लांघती हुई नीचे चली गई। दारजी झूले पर बैठे बही खाते पलट रहे थे। गीत उनके पास जाकर उनके पैरों के पास बैठ गई। दारजी, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, गोलगप्पे की कसम। दारजी ने सख्त पर स्नेह से भरे स्वर में कहा, पुत्र तू अब बड़ी हो गई है, तेरे ब्याह की उम्र हो गई है, अब गोलगप्पे की झूठी कसम खाना बंद कर। हमने तुझ पर भरोसा किया है, दिल्ली भेजा सिर्फ नानी की खातिर, वरना इस घर की बेटियां ऐसे अकेले बाहर नहीं जाती। गीत ने उनकी हथेली पकड़ते हुए कहा, आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा दारजी, आपकी गीत इस घर की इज्जत की रक्षा करेगी। दारजी ने स्नेह से उसका सिर सहलाया। उसी वक्त चीनू ने दूर से इशारा किया। गीत उठी और दौड़ते हुए उसके पास आई। चीनू ने गुलाबी रंग की पतंग दिखाते हुए कहा, देखो मैं क्या लाया हूँ। गीत की आंखों में चमक आ गई। अरे तूने मेरी पतंग अभी तक संभाल कर रखी है, चल उड़ाने चलते हैं। तभी पम्मी वहाँ आई और फिक्रमंद लहजे में बोली, ये पतंग उड़ाना लड़कियों का काम नहीं है, और तेरे वीर जी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। गीत हंसते हुए भाग गई। पर जाए जी चिंता मत करो, तब तक तो मैं पतंग उड़ा भी चुकी होंगी और नीचे भी आ जाऊंगी। कुछ देर बाद घर की छत पर चहल पहल थी। बच्चे पतंगे उड़ा रहे थे। गीत भी छत पर पहुंची। गुलाबी पतंग को थामे खुश मिजाज होकर हवा में रंग बिखेरते आसमान को निहारती रही। ओए होए, आज तो ये नीला वाला आसमान मेरा ही होगा, गीत ने हंसते हुए कहा और पतंग उड़ाने लगी। तेज हवा में पतंग थोड़ा डगमगाई तो गीत उसे बचाने के चक्कर में छत के किनारे तक जा पहुंची। उस तरफ कोई बैरिकेड नहीं था और गीत का ध्यान नहीं था। वो एक कदम पीछे हवा में रखने ही वाली थी कि तभी नीचे सड़क पर से गुजरती एक जीप अचानक रुक गई। जीप में बैठे मान की नजर ऊपर छत पर पड़ी। हवा में उड़ता दुपट्टा, खुले बाल और छत की मुंडेर पर पतंग उड़ाती एक लड़की। चेहरा साफ नहीं दिखा पर मान की भवें सिकुड़ गई। ये कौन है जो छत की मुंडेर पर ऐसे खड़ी है? गिर गई तो? पागल है क्या? उसने झल्लाकर जोर से हॉर्न बजा दिया। हॉर्न की आवाज से गीत चौंकी। उसका ध्यान टूटा। हाथ से मांझा छूटते छूटते बचा। उसने झटके से नीचे झांका। एक काली जीप थी। कौन बदतमीज है जो इतनी जोर से हॉर्न बजा रहा है? वो बड़बड़ाई और नीचे झांकने लगी। तभी ध्यान गया कि वो गिरने की कगार पर आ चुकी थी। अच्छा रहा इस गाड़ी वाले ने हॉर्न बजा दिया, बच गई आज तो, नहीं तो हाथ पैर ही टूट जाते। गीत बुदबुदाई। पीछे से चीनू चिल्लाया, अरे हमारी पतंग तो कट गई। गीत ने तेजी से ऊपर देखा। वो गुलाबी पतंग हवा में लहरा रही थी और उसकी डोरी टूट चुकी थी। उसकी नजरें पतंग का पीछा करती गई और देखा कि पतंग सीधे जाकर जीप में फंस गई। अबे ओ, मेरी पतंग! गीत जोर से चिल्लाई और दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे की ओर भागी। पर तब तक जीप मोड़ मुड़ चुकी थी। वो भागती हुई गलियारों में पहुंची और चिल्लाई, ओए खड़ूस, क्या गिर जाता अगर रुककर पतंग दे देता? गीत झुंझला चुकी थी। उसी वक्त पीछे से पम्मी गीत को आवाज लगाते हुए नीचे तक चली आई। गीत, गीत रुक जा, पागल हो गई है क्या? तो किसी से डरती क्यों नहीं?
फिर तूने अकेले घर की दहलीज लांघी, क्यों पंगी लेती रहती है? उसी वक्त जीप में पतंग की डोरी उसके रियर व्यू मिरर में लटकी थी। मान ने चौंक कर उसे देखा। अब ये क्या भला है? वो जीप रोकने ही वाला था, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। गीत, गीत! अचानक उसने जीप के ब्रेक लगा दिए और खुद से बोला, गीत, ये तो वही नाम है जिसके बारे में मैंने आज सुना था। उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया। गीत, वो फुसफुसाया, इस नाम में कुछ है, कुछ जो मुझे खुद जानना होगा। कौन है ये लड़की? उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने जीप बैक में ली और पीछे देखा तो कोई नजर नहीं आया। दरअसल पम्मी गीत को वहां से ले जा चुकी थी। इधर मान ने देखा पतंग अब भी जीप में फड़फड़ा रही थी, लेकिन उसने धीरे से पतंग को उतारा और हाथ में लेकर देखा। गुलाबी रंग की सुंदर कारीगरी और कोने में छोटे अक्षरों में लिखा था, गीत। मान ने उसके नाम पर अपना हाथ फेरा और तभी हवा का झोंका उस पतंग को अपने साथ उड़ा ले गया और मान अपना सिर झटक कर वहां से निकल गया। इधर गीत की नजर जब परोसे हुए खाने पर पड़ी तो वो खुशी से उछल पड़ी। ओ तेरी, खीर, छोले, पूरी और बूंदी का रायता। भाभी, तुसी तो बड़े स्वीट हो, सारा खाना मेरी पसंद का बनाया है। गीत ने खाने की ओर देखकर खुशी से उछलते हुए कहा। पम्मी मुस्कुराते हुए उसकी थाली में रखी कटोरी में छोले डालते हुए बोली, हाँ गीत, तू इतने दिनों बाद लौटी है ना, इसलिए सब तेरी पसंद का बनाया है। गीत ने एक चम्मच उठाई और छोले चख कर चटकारे लेते हुए फिर से बोली, आहा, वाह जी वाह, मजा आ गया। भाभी के हाथ के छोले का तो जवाब ही नहीं। सब मुस्कुराने लगे। दारजी भी खाना खाते हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुमन, गुरिंदर खाने पर नहीं आया और तेजी भी नजर नहीं आ रहा। दारजी ने पूछा तो सुमन ने अपना घूंघट संभालते हुए जवाब दिया, दारजी वो हमारे आम के बागान में गए हैं, आम की पेटियों का हिसाब किताब करने, और तेजी थोड़ी देर पहले ही निकला है। आपने गांव के बाहर वाली जो जमीन गीत के नाम करने को कहा है, उसी के कागज तैयार करवाने गया है। दारजी ने कोई जवाब नहीं दिया और खाना खाने लगे। ऐसा लग रहा है आज इतने दिनों बाद गीत खाना खा रही है, वरना नानी के हाथ का खाना खाने के बाद तो गीत की भूख ही मर जाती थी। आपको पता है दारजी, नानी कभी सब्जी में नमक डालना भूल जाती है तो कभी मिर्ची डालना, और फिर कहती है, ओए गीत, मैं तो नमक डालना ही भूल गई। इतना कहकर गीत जोर जोर से हंसने लगी और बाकी सबको भी हंसी आ गई। तभी वहां बलवंत आ गया। बलवंत गीत के दारजी का खास आदमी था और सालों से उनके लिए काम कर रहा था। उसने आते ही दारजी से पूछा, दारजी, आपने बुलाया? हाँ बलवंत, गीत, चीनू और बाकी सबको शाम को बाजार में गोलगप्पे खिलाने के लिए ले जाना। ये सुनकर गीत खुशी से उछल पड़ी और उसने अपना खाना छोड़कर दारजी को साइड से कसकर पकड़ते हुए कहा, ओ दारजी, तुसी तो बड़े स्वीट हो। गीत के गंदे हाथ से दारजी के कुर्ते पर लगे दाग देखकर रानो गुस्से में बोली, ओहो, ये की कितना गीत, फिर से दारजी का कुर्ता गंदा कर दिया, पता नहीं कब बड़ी होगी। गीत ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर अपने कान पकड़ लिए तो दारजी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई गल नहीं पुत्र, मैं दूसरा कुर्ता पहन लूंगा, तू आराम नाल खाना खा। गीत तो बैठकर खाना खा रही थी, लेकिन वहीं दूर एक होटल में बैठे मान के मुंह से एक भी निवाला नीचे नहीं जा रहा था। वो रह रहकर अपने उसी हाथ को देख रहा था जिसपे गीत ने दांत गड़ाए थे। वो गुस्से में खुद से बोला, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मान सिंह खुराना से आंखों में आंखें डालकर बात भी कर सके, और उस लड़की ने। मान की आंखों में गीत के प्रति नफरत साफ देखी जा सकती थी। उसने गुस्से में अपना हाथ तेजी से टेबल पे दे मारा, जिससे टेबल पर रखी प्लेट्स और कांच के गिलास
जमीन पर गिरकर टूट गए। आसपास बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन मान को किसी के देखने या ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी होटल का एक आदमी मान के पास आया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, मान ने अपने वॉलेट से एक कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जो भी नुकसान है इससे पूरी कर लो, और चाहिए तो कुछ ज्यादा ही काट लेना। उस आदमी ने चुपचाप मान के हाथों से वो कार्ड ले लिया। दूसरी ओर बलवंत गीत चीनू के साथ बाकी सबको बाजार लेकर पहुंचा। गीत ने गाड़ी से उतरते ही पम्मी से कहा, भाभी, हम ना पहले दुपट्टे खरीदेंगे, फिर चूड़ियां खरीदेंगे और फिर गोलगप्पे खाएंगे और बर्फ का गोला भी खाएंगे दीदी, चीनू ने कहा। गीत ने मुस्कुराते हुए चीनू के बाल खराब कर दिए। चीनू ने भी गुस्से में गीत की चोटी पकड़ने की कोशिश की, पर गीत वहां से भाग गई तो चीनू भी उसके पीछे भागने लगा। रानू पम्मी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, पम्मी, तू इन दोनों के साथ जा, मैं परजाई जी के कपड़े दर्जी से लेकर आती हूँ। पम्मी ने सिर हिला दिया और रानू दर्जी की दुकान की ओर चल दी। गीत और पम्मी दुपट्टे की दुकान पर दुपट्टे देखने लगी और चीनू भी बलवंत के साथ एक दुकान के बाहर खड़ा आइसक्रीम खाने लगा। मैंने वो जरी वाला दुपट्टा दिखाना प्राजी, पम्मी ने अपने हाथ का दुपट्टा नीचे रखते हुए दुकान वाले से कहा। दुकान वाला पम्मी को दुपट्टा दिखाने लगा। तभी गीत दुकान वाले से बोली, भैया, ये पीला रंग का और ये हरे रंग का दुपट्टा दे दीजिए। दुकान वाले ने तुरंत दुपट्टे उठाकर गीत को दे दिए। गीत ने दुपट्टे पम्मी को थमाते हुए कहा, भाभी, आप अपने लिए दुपट्टे देखिए, मैं सामने की दुकान में चूड़ियां देखती हूँ। इतना कहकर गीत जाने लगी। तभी पम्मी मुंह बनाकर बोली, करना कितना आसान हो जाता। उसकी बातें सुनकर गीत मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, तुझसे भी ना ग्रेट हो, दुपट्टे आपको ओढ़ना है, ताई जी को नहीं, तो अपनी पसंद से लीजिए ना। पम्मी ने पलटकर गीत की ओर देखा तो वो मुस्कुराते हुए सामने चूड़ियों की दुकान की ओर बढ़ने लगी। चीनू भी उसके पीछे भागा, पर तभी गीत की नजर एक जोगी बाबा पर पड़ी, जिनकी पोटली जमीन पर गिर गई थी और वो पोटली से जमीन पर गिरा अपना सामान उठा रहे थे। गीत भागकर उनकी मदद के लिए आई तो बाबा गीत को देखकर मुस्कुराने लगे। बाबा ने अपने झोले से एक ताबीज निकाला और ताबीज को मुट्ठी में बंद किया। गीत उन्हें एकटक देखने लगी। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे कुछ मंत्र बोलकर फिर अपनी मुट्ठी खोली। उन्होंने गीत की हथेली पकड़ी और वो ताबीज गीत की हथेली पर रखकर बोले, ये ले बेटा, ये तुझे मुश्किल हालातों से लड़ने का हौसला देगा और भविष्य में मिलने वाले दर्द को सहने की हिम्मत भी देगा। आखिर किस दर्द की बात कर रहे थे वो बाबा? क्या छुपा है गीत के भविष्य में? जानने के लिए सुनते रहिए ए दिल है मुश्किल, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।